Hello, बच्चों. Welcome to a session where we are going to start with molecular basis of inheritance का बहुत important topic, that is human genome project. बच्चा लोग, yes, we are starting with human genome project and DNA fingerprinting. बच्चा लोग, ये दोनों भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेलकम टू फ्री लॉन्ग टर्म बैच ऑफ वेदांतु नीट मेड इजी. ठीक है, किसके लिए जरूरी है ये? नीट जो लोग बच्चे दे रहे हैं और जो सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के लिए जरूरी है. ओके तो आप इस साल नीट दे रहे हो, आप अगले साल नीट दे रहे हो, आप उसके अगले साल दे रहे हो, जब तक दे रहे हो ये वीडियो आप देख सकते हो बिकॉज इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन, है ना. तो बच्चा लोग फटाफट से इस चैनल को, दैट इज वेदांतु नीट मेड इजी को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को टर्न कर लो ऑल पे, ताकि जब जब हम लाइव आए आपके फोन की घंटी बजेगी टिंग टोंग. ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चा लोग, अगर आपको इन सब चीजों के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगा. उसी के साथ बच्चा लोग, सीबीएसई 12 टर्म 1 का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये देखो, ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक. ओके, यही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होगी इसमें? आपका 12th स्टैंडर्ड का टर्म 1 का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा. एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद उसका रिवीजन भी होगा और उसी के साथ साथ सिंगल चैप्टर के स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट कोर्सेस, सिंगल चैप्टर का माइक्रो कोर्स वगैरह, ये सब आपको फ्री में मिलेगा. बच्चा लोग, आई रिपीट, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज एंड में रिवीजन और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा. तो फटाफट से आज ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाइए और क्लिक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, और आपका कूपन कोड क्या रहेगा जो आपको यूज करना है? यू आर सपोज टू यूज द कूपन कोड BM Pro. आई रिपीट, BM Pro रहेगा हमारा कूपन कोड BM Pro. ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी कूपन कोड रहेगा उसमें. मैं आपको ये भी बता दूं बच्चा लोग, पूरे टर्म 1 क्रैश कोर्स की फीस आपको दी जाएगी वहां पर, और उसी के साथ साथ बेहतरीन चीज ये होगी, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज ऑफ द कूपन कोड BM Pro. ठीक है, तो चलो शुरू करते बच्चा लोग. लेकिन उससे पहले वेदांतु ने जो इतिहास रचा है, द हिस्ट्री दैट इज क्रिएटेड बाय वेदांतु, हम उसको देख लेते एक बार. अक्टूबर 2021 का JEE एडवांस आया ऑन दशहरा, है ना, दैट इज 15 अक्टूबर. और उस दिन हमारे बैंगलोर के ऑफिस में जो धूम मची थी उसके पीछे का रीजन क्या था? 15,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से 1500 बच्चे सिर्फ वेदांतु से सिलेक्ट हुए. मतलब वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, और हमको अपने आप पे भरोसा है, हमको आप पे भरोसा है, हमको वेदन्स पे भरोसा है. एंड वी नो दैट वी आर गोइंग टू बी the one who are going to produce real achievers. हम यहाँ पर है real achievers के लिए, real achievers के लिए नहीं बच्चा. 6% of the upcoming IIT वाले जो बैचेस होंगे उसमें बच्चे वेदांतु से जाएंगे, और हमारे जितने भी बच्चा टॉप 1000 बच्चों में 5% बच्चे कहाँ से है? वेदांतु से. नेशनल एवरेज में जितना सिलेक्शन होता है उससे 3 गुना ज्यादा सिलेक्शन वेदांतु अकेले ने करके दिखाया बच्चा. और ये जितने भी हमारे सिलेक्शन हुए ना, उसमें 60% बच्चे कहाँ से आए हैं? 3 टायर एंड 4 टायर टाउन से. मतलब ये वो बच्चे हैं जो रूरल एरिया या फिर टाउन में बने हैं, ये विलेज में नहीं रहने वाले बच्चे हैं. समझ रहे हो आप? सॉरी, ये सिटी में रहने वाले बच्चे नहीं है, ये मेट्रो वाले बच्चे नहीं है, ये वो बच्चे जिनको सारी फैसिलिटीज उतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, बट फिर भी वेदांतु उनके घर तक पहुंचा है. हर घर वेदांतु बन चुका है बच्चा लोग अब. तो हम जो बोलते हैं ना, चलो मिल के बनाते हर घर वेदांतु, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, है ना. बट हम ये एक माइलस्टोन पार किए बच्चा, अभी तक हमारा डेस्टिनेशन तो बहुत दूर है. तो मिलके चलते हैं, कारवां बनाते हैं इसी वेदांतु के सफर में, ताकि ये सफर और खूबसूरत हो जाए. सो लेट्स सेलिब्रेट फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने हमको इतने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं, जैसे कि प्रेरक विद ऑल इंडिया रैंक 35, प्रियांशु विद ऑल इंडिया रैंक 420. तो जैसे हमको हमारे रिजल्ट्स के लिए देखते ही गूज़बम्स आ जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, बच्चों ने क्या कर दिया, हम तो बड़े खुश हैं. वैसे ही बच्चा लोग, आई होप आप सब भी हमारे साथ है, मिल के बनाते हैं हर घर वेदांतु, है ना. और इसी के साथ बच्चा लोग आपको बता दूं, जैसे आनंद प्रकाश सर बोलते हैं, हाउ इज द जोश, माय आंसर इज ऑलवेज हाय सर, है ना. चलो शुरू करते बच्चा लोग. टुगेदर वी आर गोइंग टू मेक अ सक्सेस स्टोरी, वी सक्सेस स्टोरी, है ना. तो लेट्स स्टार्ट बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट. वेव जो है बच्चा, ये वेदांतु का पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लाइव लर्निंग करते हैं, टीचर के साथ लाइव सेशंस होते हैं, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, 1-to-1 टीचर के साथ इंटरैक्शन होता है, क्लास में डाउट सॉल्विंग होता है क्लास टीचर की मदद से और मास्टर टीचर की मदद से. आई रिपीट, किसकी मदद से?
ओके, क्लास टीचर एंड मास्टर टीचर, इनकी मदद से। तो क्लास टीचर्स होते हैं, मास्टर टीचर्स होते हैं, डाउट एक्सपर्ट्स होते हैं, इनकी मदद से आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं। उसके साथ साथ बच्चा हमारा 3D एनिमेशंस होता है, हमारे GIFs होते हैं, जिनकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। और उसी के साथ आप अगर लॉन्ग टर्म बैच में ले रहे हो एडमिशन, तो आपको वी प्रॉमिस भी मिलेगा, है ना। तो बच्चा लोग, बेस्ट टीचर है, बेस्ट स्टडी मटेरियल है, घर पे बैठ के सब कुछ मिल रहा है। कोटा, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिटीज के, मेट्रो सिटीज के टीचर्स आपको घर बैठ के पढ़ाने आ रहे हैं। और क्या चाहिए यार आपको, है ना। तो बच्चा लोग शुरू करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम उस जमाने में है जहां पर US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने सोचा चलो कुछ करते, है ना। और US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक 13 इयर्स का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पूरे बायोलॉजी में बच्चा अगर सबसे कोई बड़ा, सबसे कोई मेगा प्रोजेक्ट हुआ है तो वो है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके आता है, चाहे वो इन्फॉर्मेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, एथिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, सब कुछ एक साथ आ जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट्स को हमने यूज किया था जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था तब। अब इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं बच्चा, ये शुरू हुआ था और खत्म भी हुआ था। अब खत्म कब हुआ, शुरू कब हुआ, सब आपको याद होना चाहिए। तो ये 1990 के आसपास शुरू हुआ था, 2003 के आसपास खत्म हुआ था, है ना। चलो देख लेते बच्चा लोग क्या क्या था यहाँ पे, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हमने बोला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था कि जो भी 20-25 हजार जीन्स है ह्यूमन DNA में, उनको हम पहचानेंगे टू आइडेंटिफाई, ओके, इसका हम कलर कर लेते हैं ब्लैक, टू आइडेंटिफाई 20 to 25,000 जीन्स जो ह्यूमन DNA में प्रेजेंट था। हमको पता है हमारा DNA 3 बिलियन बेस पेयर जितना बड़ा है, तो 3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस हमको ढूंढना था जो हमारा ह्यूमन DNA बनाता है। उसके बाद ये जो भी आपको सीक्वेंस मिला है उसको आपने कहीं स्टोर करना था। हमने सोचा था बुक्स में स्टोर कर लेंगे, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेटली 3000 बुक्स लगेंगे और हर बुक में 1000 पेज होंगे ये पूरा लिखने के लिए। तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और सोचो बच्चा, 1990 वो जमाना था जब कंप्यूटर्स उतना ज़्यादा फेमस नहीं थे। ओके, फिर धीरे 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 हम शुरू हो गए कंप्यूटर्स को यूज़ करना। तो बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठबंधन हो गया और उसको हमने नाम दे दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एक नए सब्जेक्ट को जन्म दिया, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और उसके साथ साथ क्योंकि हम जीनोम पढ़ रहे थे, एक और नया सब्जेक्ट आ गया नोन एज जीनोमिक्स। जीनोमिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से हमने क्या किया, हमने डेटाबेस बनाया। हमने उस डेटाबेस में पूरे जीनोम का इंफॉर्मेशन स्टोर किया और हमने ऐसे टूल्स भी बनाए जो डेटा को एनालाइज कर पाए और ऐसे टेक्नोलॉजीज बनाए जो डेटा को ट्रांसफर कर पाए टू अदर सेक्टर्स, अदर इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो स्टोरेज किया डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ को मिलेगा स्टोरेज। फिर हमने ऐसे टूल्स बनाए जो डेटा को एनालाइज कर पाए, मतलब ऑलरेडी जो ह्यूमन जीनोम पड़ा हुआ है उसको किसी पेशेंट के जीनोम से एनालाइज करना, मैच करना, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ सेम है, एक्सेट्रा। और प्लस ये दूसरे इंडस्ट्रीज जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिकल इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करना जब जरूरत पड़े तब। उसके साथ साथ बचा ELSI, दैट इज एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को एड्रेस करना। ये हमारे मेजर गोल्स थे इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब गोल्स के साथ साथ हमने क्या क्या देखा, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या क्या हमने देखा यहाँ पर। तो हमने बोला सबसे पहला हमने ये देखा कि द 3 बिलियन बेस पेयर्स, जिसको यहाँ पर लिखा गया है 3164.7 मिलियन, ओके, या फिर आप इसको लिख सकते थे 3.1647 बिलियन बेस पेयर्स, दैट इज 3 बिलियन बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली। इतने बिलियन बेस पेयर्स के न्यूक्लियोटाइड्स को हमने पहचान लिया कि क्या सीक्वेंस रहेगा। फिर हमने ये देखा कि अगर आप हर एक जीन देखते हो तो हर एक जीन का साइज अलग होता है, बट अप्रोक्सीमेटली 3000 बेसिस तक का उसका साइज जाता है। लेकिन कुछ जीन होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रोफिन। और डिस्ट्रोफिन जीन जो था, जो बहुत ज्यादा बड़ा था, उसका साइज कितना जाता है 2.4 मिलियन बेसिस। सोचो, एवरेज जीन का साइज जाता है 3000 बेसिस के आसपास, और यहां पर इसका जीन का साइज कितना जा रहा है 2.4 मिलियन बेसिस। कहानी खत्म हुई? जी नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। हमने एस्टिमेट किया था कि 80,000 से 1 लाख
40,000 जीन होंगे हमारे जीनोम में, लेकिन कितने मिले? 20, 25, 30,000 बस। तो वो जो 20, 25, 30,000 जीन थे उनको हमने काउंट किया और उनके सीक्वेंसेस देखे। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि जितना भी जीनोम हमने पढ़ा था उसमें से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जीनोम का फंक्शन हमको आज तक नहीं पता है। ओके, तो फंक्शंस फॉर 50% ऑफ द जीनोम इज येट अननोन। इतना ही नहीं बच्चा, टोटल जीनोम का 2% से भी कम वाला पार्ट प्रोटीन के लिए कोड करता है। हमको लगा था जीनोम का मेजॉरिटी पार्ट प्रोटीन के लिए कोड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इट इज लेस देन 2% ऑफ द जीनोम जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। प्लस हमारे जीनोम में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो वो होते हैं रिपीटेटेड सीक्वेंसेस, जिसको हम प्यार से सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। ओके, रिपीटेटेड सीक्वेंसेस हमारे जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसमें से वो रिपीटेटेड सीक्वेंसेस जो बहुत बार रिपीट होता है, 100 से लेके 1000 टाइम्स रिपीट होता है कई बार। ओके, ये रिपीटेटेड सीक्वेंसेस हमारे सैटेलाइट डीएनए में जीनोम सीक्वेंसिंग में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। मतलब ये वही रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है जो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है और मुझे एक यूनिक। जैसे कि आपका और मेरा जीनोम 99.9% सेम है, लेकिन जो 0.1% अलग है वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। सिंपल। नेक्स्ट, ऐसा बोला जाता है कि इनका कोई मतलब ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है या जो सैटेलाइट डीएनए है, इनका कोडिंग से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मतलब उससे कोई डायरेक्टली एमआरएनए या प्रोटीन नहीं बन पाता है, लेकिन ये हमको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और एवोल्यूशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताता है। सिंपल। चलो इसी के साथ बच्चा लोग एक और चीज पे आ जाते हैं, एंड दैट इज सबसे ज्यादा जीन किस में मिलेंगे और सबसे कम किस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। क्रोमोसोम नंबर 1 जो सबसे आखिर में हमने डिस्क्लोज किया था, उस क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन्स मिलेंगे, 2968। क्रोमोसोम वाइज जो सबसे छोटा क्रोमोसोम है उस पे सिर्फ 231 जीन्स है। सोचो, कहाँ 2968 और कहाँ 231। ओके, तो इतना लंबा डिफरेंस है। मतलब जीन के नंबर कुछ भी हो सकते हैं क्रोमोसोम्स में। सबसे ज्यादा जीन ह्यूमन क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम 1 में आता है और सबसे कम वाई क्रोमोसोम पे आता है। सबसे आखिर में हमने कौन सा क्रोमोसोम पढ़ा था? क्रोमोसोम 1। ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ने अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन ऐसी जगह देखी हमारे डीएनए में जहां हम छोटे मोटे सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंसेस ला सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्निप्स। एंड स्निप का फुल फॉर्म बड़ा याद रखना है बच्चा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोला हमने? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये ऐसा चीज है जहां एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है। ओके, और ये किस में मिलेगा? ह्यूमंस में। कितना? 1.4 मिलियन ऐसे जगह है जहां आपको स्निप्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है हर जगह पे चेंजेस हुए होंगे, बट 1.4 मिलियन ऐसी चीजें जगह है जहां चेंजेस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि इफ आई कंसिडर इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन हमको क्या प्रॉमिस करता है? टू रेवोल्यूशनाइज द प्रोसेस, ओके, ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। तो एवोल्यूशन पढ़ने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमको हेल्प करती है, हम कैसे क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस को यूज कर सके या क्रोमोसोमल लोकेशंस को यूज कर सके। परफेक्ट। नेक्स्ट, फिर हमने बोला इफ आई कंसिडर आर वी सेम, तो हमने बोला यस, और ये हमको लेके जाएगा टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन बच्चा एक और चीज मैं बता दूं आपको, जो आपको यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलो एक ब्लैंक स्लाइड पे लिख लेती हूँ सो दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ओके, टू स्टोर, एम्पलीफाई एंड प्रिजर्व ह्यूमन जीनोम और एनी पॉसिबल जीनोम, हमने वेक्टर्स यूज किए थे। ओके, कौन कौन से वेक्टर्स यूज किए थे? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये पहली चीज जो आप याद रखोगे। दूसरी चीज, डीएनए सीक्वेंसिंग का जो मेथड यूज किया गया था उसको हम बोलते हैं सैंगर मेथड।
क्योंकि वो सैंगर ने बताया था। ओके, तीसरी चीज जो आपको याद करनी है, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस अनोटेशन। ठीक है, ये दो चीज यूज होगी फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग एंड नोइंग their functions। ये सिंपल है बच्चा। आई रिपीट, क्या क्या बोला हमने? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीनोम को एम्पलीफाई, स्टोर या प्रिजर्व करने के लिए हमने वेक्टर्स यूज किए थे, बैक एंड याक। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हमने जो मेथड यूज किया था वो हमको फ्रेडरिक सैंगर ने दिया था, एंड देयरफॉर द मेथड इज नोन एज सैंगर्स मेथड। डीएनए सीक्वेंसिंग और उसके फंक्शंस को ढूंढने के लिए हमने क्या यूज किया? ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस अनोटेशन। इसी के साथ बच्चा करेक्ट सीक्वेंस के लिए हमने ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस भी रखे थे ताकि हमको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए पता चल सके। सिंपल, ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और एक चीज, लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड। ओके, सबसे आखिर में जो हमने क्रोमोसोम सीक्वेंस किया था वो था आपका क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 वाज द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड। परफेक्ट, इतनी चीजें याद करना जरूरी है। चलो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, सो दैट यू आर वेल वर्स्ड विद क्या क्या आपको पढ़ना है फ्रॉम ह्यूमन जीनोम। नाउ कमिंग नेक्स्ट, ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट कि आर वी सेम। तो हमने बोला हाँ जी, काफी हद तक सेम है, 99.9% बेस सीक्वेंसेस हमारे सेम होते हैं, लेकिन टोटली सेम नहीं है। देखो कितना अलग था, 0.1%। मतलब अगर हमारा पूरा जीनोम 3 × 10⁹ बेस पेयर का है, ओके, अंडर सच सिनेरियो हमारा 2.99 × 10⁹ बेस पेयर सेम हो, विच इज 99.9%। लेकिन बच्चा 3 × 10⁶ बेस पेयर अभी भी हमारे क्या रहेंगे? डिफरेंट, विच इज 0.1% ऑफ द टोटल बेस सीक्वेंस। अगर 3 × 10⁶ बेस पेयर अलग है तो ये क्या होंगे? ये वो सीक्वेंसेस है जो आपको मुझसे अलग, या आपको अपने सिबलिंग से अलग, या आपको बाकी ह्यूमन से अलग करते हैं। ये है जो हमको हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, हमको हमारा एक डीएनए प्रोफाइल देते हैं या एक डीएनए फिंगरप्रिंट देते हैं। इसीलिए हम इस प्रोसेस को, जहां हम इन सीक्वेंसेस को ढूंढते हैं और उसका एक करेक्ट एनालिसिस करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग। सिंपल। तो चलो देख लेते बच्चा लोग डीएनए सीक्वेंसिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग में क्या होगा। In order to find out the genetic difference between two individuals, 3 × 10⁶ बेस पेयर्स काम आएगा। सिंपल। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ये नाम देंगे हम, जिसकी मदद से हमको क्या पता चलेगा? देयर आर सम रिपीटेटिव डीएनए, ओके, जो छोटा सा स्ट्रेच होता है डीएनए का, बट वो बहुत सारी बार रिपीट होता है, रिपीट 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 एंड रिपीट। सिंपल। ये रिपीटेटिव डीएनए दो टाइप के होते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम में क्या मिलेगा? डीएनए। अगर मैंने डीएनए को डेंसिटी के हिसाब से सेंट्रीफ्यूज करके सेपरेट किया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कि पहले एक मेन बैंड बनेगा मोटा सा, और 2-3 अलग अलग छोटे मोटे बैंड बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे बैंड बने थे, जो मेन डीएनए के आसपास आपको मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या नाम दे दिया हमने उनको? सैटेलाइट डीएनए। क्लियर? व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? ये वो छोटे मोटे फ्रैगमेंट्स है या सेगमेंट्स है जो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देगा और जो यहां पर मेन बैंड से काफी अलग होगा। सिंपल। नेक्स्ट, सैटेलाइट डीएनए कितने टाइप के? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था बच्चा, सैटेलाइट डीएनए आर ऑफ 2 टाइप्स, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट काफी छोटा होता है, मिनी सैटेलाइट कंपैरेटिवली बड़ा रहेगा। चलो डिस्टिंग्विश देख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ये देखो, मिनी सैटेलाइट का लेंथ कितना होता है? तो हमने बोला मिनी सैटेलाइट इज 10 to 100 बेस पेयर लॉन्ग, ओके, लेकिन माइक्रो सैटेलाइट 1 to 9 बेस पेयर लॉन्ग होता है। मतलब माइक्रो सैटेलाइट बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू मिनी सैटेलाइट। नेक्स्ट, मिनी सैटेलाइट जो रहेगा वो 10 to 1000 बेस पेयर का रिपीटिंग सीक्वेंस होगा, लेकिन माइक्रो सैटेलाइट 1 to 9, मतलब वो शॉर्ट सीक्वेंसेस है माइक्रो सैटेलाइट एज कंपेयर टू मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट जो रहेंगे ना, वो जी और सी रिच होते हैं, मतलब उसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा रहेगा, जबकि माइक्रो सैटेलाइट में ए और टी बेसिस ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं मिनी सैटेलाइट की, तो उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स
ठीक है, रिपीट वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTR, ठीक है, ये पता होंगे. बट व्हेन आई कंसिडर माइक्रो सैटेलाइट, इसमें SSR शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट्स एंड सिंपल टैंडम रिपीट्स ये मिलेंगे. आई रिपीट, माइक्रो सैटेलाइट में शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, सॉरी शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट्स या सिंपल टैंडम रिपीट्स मिलेंगे. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट मिनी सैटेलाइट में VNTR मिलेगा. इसीलिए जब सबसे पहला सक्सेसफुल DNA फिंगरप्रिंटिंग हुआ था तब VNTR को ही यूज किया गया था एज अ मार्कर जीन. किसने यूज किया था, याद है? नहीं? अच्छा ठीक है, चलो देख लेते. ओके, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अस DNA फिंगरप्रिंटिंग, और उनका नाम है एलेक जेफरी. और इंडिया में कहाँ से आया? तो हमने बोला इंडिया में भी कोई तो होगा ना. कौन होगा? सोचो सोचो सोचो, कोई तो लाल बाल, नहीं ऐसा ही तो होगा, नहीं? ओ लाल बाल गोपाल, क्या लगता है कौन होगा? चलो सोचो, तब तक मैं आपको ये बता दूं, सैटेलाइट DNA जो रहेगा, ओके, वो फॉर्म करेगा DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस. चलो एक काम कर लेते हैं, एक होमवर्क देती हूँ. हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड आउट DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया? इन इंडिया, ओके. एलेक जेफरी आंसर नहीं आएगा यहाँ पर, इंडिया का है, इंडियन नाम आएगा. कोई तो बहुत बेहतरीन इंसान था. इतना बता दूं, उन्होंने अपनी जिंदगी में आखिरी के कुछ दिन थे जब एनिमल्स को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने सैलरी ली थी 1 रुपीज पर मंथ. ठीक है, इतने बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी सैलरी ही डोनेट करते थे, बट सैलरी लेने के लिए वो कितनी लेते थे? 1 रुपीज पर मंथ. अब आप देख लो कौन है ये इंसान. ठीक है, चलो. अच्छा, अगर आंसर मिल जाए तो क्या करोगे? तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे. ठीक है, आ जाओ फटाफट. सैटेलाइट DNA फॉर्म्स द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग. ओके, अगर आपको DNA चाहिए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए तो कहाँ से लोगे DNA? ब्लड से ले सकते थे, हेयर का वो जो रूट होता है ना वहां से विथ फॉलिकल, स्किन से, बोन से, सलाइवा से, या फिर सीमेन सैंपल से. हर जगह DNA सेम होता है तो पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको सेम मिलेगा. व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? जेनेटिक लेवल पे डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस. म्यूटेशन दो जगह हो सकता है बच्चा, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल. लेकिन सोमैटिक सेल का DNA कभी भी इनहेरिट नहीं होता है, तो सोमैटिक सेल हमको कभी भी म्यूटेटेड DNA देके मतलब नहीं है, बिकॉज वो इनहेरिट नहीं होता है. तो जर्म सेल का DNA इनहेरिट होता है एंड देयरफॉर दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. अब सुनो, अगर जर्म सेल म्यूटेशन होता है तो नया अलील आएगा जो म्यूटेटेड अलील है, बट धीरे 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 एज टाइम विल पास और वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगा. जब उसका फ्रीक्वेंसी 0.01 से बढ़ गया तो हम उसको म्यूटेंट बोलने के बदले क्या बोलेंगे? DNA पॉलीमॉर्फिज्म. आई रिपीट, जब तक उसका फ्रीक्वेंसी 0.01 से कम था तब तक वो एक म्यूटेंट था, अबनॉर्मल था, अजीब सा था. बट जैसे उसका फ्रीक्वेंसी 0.01 से बढ़ गया, वो एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अलील बन गया, वो एक DNA पॉलीमॉर्फिज्म बन गया. ओके, DNA पॉलीमॉर्फिज्म जो रहेगा उसमें दो चीजें आएगी. एक, कोडिंग सीक्वेंसेस जिसका प्रोबेबिलिटी या चांसेस कम है कि वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाए. ओके, बट नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो किसी के लिए भी कोड नहीं करता है, उसमें कहीं पे भी कोई भी चेंजेस हो जाए चल जाता है. ओके, प्रोबेबिलिटी इज हाई कि यहाँ पर म्यूटेशंस होंगे, यहाँ पर एग्रीगेशन होगा और हर जनरेशन बाद यहाँ पे कुछ नए चेंजेस दिखेंगे. किसमें? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में. अब बच्चा लोग, अगर मैं बात करूँ DNA फिंगरप्रिंटिंग की, तो किसने बताया था? एलेक जेफरी. ठीक है, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको. और उन्होंने कौन सा मार्कर यूज किया था? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. अब सवाल ये था कि VNTR कहाँ होंगे, तो हमने बोला क्रोमोसोम पे बहुत सारे अलग अलग जगह पे VNTR मिलेगा, लेकिन याद रखोगे VNTR के पहले और VNTR के बाद क्या प्रेजेंट रहेगा आपके पास? रेस्ट्रिक्शन साइट. ओके, आई रिपीट, क्या प्रेजेंट रहेगा? रेस्ट्रिक्शन साइट, या फिर आप बोल सकते हो REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर साइट. परफेक्ट. नेक्स्ट, VNTR जो रहेगा वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स के आसपास से एंजाइम की मदद से कट जाएगा. फिर हम इसी कटे हुए DNA को क्या करेंगे? पहले हमने DNA को आइसोलेट कर लिया, फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर से उसको डाइजेस्ट या कट कर लिया, फिर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से DNA को सेपरेट किया इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स. तो आपने जो DNA को कट किया था उसको आप अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भगाओगे अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड. DNA बीइंग नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. लेकिन जेल कैसा था? जेल पोरोसिटी दिखाता है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं. तो जो छोटे छोटे DNA मॉलिक्यूल थे वो बहुत दूर तक चले जाएंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोड थे दे रिमेन वेरी क्लोज.
ओके, टू द वेल और टू द जेल, उसके पीछे रीजन था क्योंकि वो फंस जाते, वो अटक जाते, पोरोसिटी उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं था, सिंपल। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको क्या याद रखना है, शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस विल बी मोर टुवर्ड्स एंड और लॉन्ग डीएनए सीक्वेंसेस, ओके, ये आपको सबसे ज्यादा क्या कहाँ मिलने वाले थे, नियर द वेल। सिंपल। नेक्स्ट, एक बार जेल पे वो सारे फ्रैगमेंट्स आ जाए उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, छापते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉटिंग। क्योंकि ये ब्लॉटिंग पहली बार किसी ऐसे साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम सदन था, देयरफॉर दिस इज नोन एज सदन ब्लॉटिंग। क्लियर। नेक्स्ट, जब आप सदन ब्लॉटिंग करते हो तो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स आपके जेल में था वो ट्रांसफर होगा इनटू द नाइलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, ओके। फिर आपको इस सोल्यूशन में डाल दिया जाएगा विच इज अल्कलाइन सोल्यूशन, ताकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या हो जाए, सिंगल स्ट्रैंडेड। और इसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे हमने क्या डाल दिया, हाइब्रिडाइजेशन के लिए लेबल्ड प्रोब्स, ओके। ये प्रोब जो थे वो हाइब्रिडाइजेशन की मदद से वो चिपक जाएंगे टू द क्या बोलते हैं, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस। अनवांटेड सीक्वेंसेस और ना हो इसके लिए हम इसको बाद में बहुत सारे पानी से धो देंगे ताकि वो सीक्वेंसेस जो सिंगल स्ट्रैंडेड है वो वॉश ऑफ हो जाए। लास्ट में हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को हम एक्सरे के सामने रख देंगे एंड हमको एक अच्छा खासा इमेज मिलेगा नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी। तो देखो क्या क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल में से हमने डीएनए कलेक्ट कर लिया, फिर डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ रखा, फिर हमने उसको अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे भगा दिया। भगाने के बाद बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। ये सारे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स नाइलॉन मेम्ब्रेन पे है या इंक्यूबेटेड विथ रेडियो एक्टिव प्रोब, उनको हम बोल देंगे भाई दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डीएनए साइज, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक्सरे फोटो ऑटो रेडियोग्राफ या फोटोग्राफ ऑफ डीएनए, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सिंपल। अब नेक्स्ट, अगर एक इंसान का डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली सेम है दूसरे इंसान से, मतलब जैसे यहां देखो जो भी आपको सी में दिख रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट, ओके, वही चीज आपको बी में भी दिख रहा है। क्यों ऐसा, तो हमने बोला उसका सिंपल रीजन है, मे बी दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ओके। और वो कनेक्टेड मतलब एग्जैक्टली सेम इंसान है। तो हमने बोला ये कब होता है, ये होता है फॉरेंसिक्स में, जब आपको कहीं से ब्लड सैंपल मिल जाता है और आपको कलेक्ट कर देखना होता है कि भाई आपने जिस पे सस्पेक्ट रखा है वो सच में वहां पे था या नहीं, ऐसा कुछ। अंडर सच सिनेरियो हम ये फोरेंसिक में यूज करते हैं। बट यस, पैटर्नल अगर आपने टेस्टिंग करना था, ओके, पैटर्नल टेस्टिंग, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्नल टेस्टिंग में आपको ये देखना पड़ेगा कि बेबी का जो डीएनए है दैट शुड मैच 50% विथ मदर एंड 50% विथ फादर, सिंपल। चलो इसी के साथ हमने बता दिया कि ये हो गया हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समाप्त। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन पैटर्नल डिस्प्यूट्स, ओके, क्रिमिनल केसेस, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो इसी के साथ बच्चा लोग लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट एंड दैट इज वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन आ चुका है बच्चा फॉर नीट 2022। अगर आप अभी भी 12th में हो और आपकी नीट की तैयारी नहीं हुई है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो बच्चा। हमारे रेगुलर बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगा, फुल प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, एवरी संडे टेस्ट होगा, एनालिसिस रिपोर्ट आएगा, असाइनमेंट्स वगैरह भी मिल जाएगा और क्लास में ही डाउट सॉल्व हो जाएगा। और बच्चा लोग ये ऐसा ही हमारा एक और बैच निकला है विच इज ड्रॉपर्स बैच। ड्रॉपर बैच में भी सेम जाएगा, आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, रिवीजन कोर्सेज भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, क्रैश कोर्स भी आपको फ्री में मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा, तत्व के बुकलेट्स मिल जाएंगे, और क्या चाहिए हमको, सोचो सब कुछ तो अवेलेबल करवा के दे रहा है हमको यहाँ पे, है ना। चलो इसी के साथ बच्चा लोग आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। व्हाट इज वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस बच्चा? इफ आई कंसिडर आप वेदांतु के लॉन्ग टर्म बैच के स्टूडेंट हो तो हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि भाई प्रोग्रेस होगा, सिंपल, वी इंश्योर एंड अश्योर प्रोग्रेस इन योर एकेडमिक्स।
मतलब चाहे वो आपकी स्कूल की एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई भी हो, हम आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट देंगे इन योर चाइल्ड स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम तो हमारी फुल मेहनत करेंगे, लेकिन आपको दो चीजें करनी होगी। सबसे पहला, अटेंडेंस इन द क्लास 75% से ज्यादा, और दूसरा असाइन टेस्ट आपने हर लेक्चर के बाद सॉल्व करना है। दैट्स इट, दैट इज ऑल दैट वी आर आस्किंग यू। अगर इतना सब करने के बाद अगर आपको कोर्स फी रिटर्न चाहिए, सो वो आपको मिल जाएगा इफ योर प्रोमिसेस, आई मीन लाइक हमने जो प्रॉमिस किया वो अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो। सिंपल एज दैट। चलो इसी के साथ बच्चा लोग, थैंक यू उषा मैम फॉर मेकिंग सच वंडरफुल स्लाइड्स फॉर अस, थैंक यू सो मच। बच्चा लोग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे बच्चा लोग, ताकि आपको बिना डिस्टर्बेंस ये पूरा सेशन समझ में आए। तो बच्चा लोग प्लीज मेक श्योर कि आप भी हमको उतना ही प्यार देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार देंगे बाय लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू वेदांतु नीट मेड इजी। ठीक है, चलो बाय बच्चा लोग, टेक केयर।